हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में। इसमें हम कवर करेंगे 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एडीओ, एजीटी, शुगर कैन सुपरवाइज़र आदि एग्रीकल्चर एग्जामों में। यानी कि अगर सिंपल भाषा में इसी बात को कहें तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस सीरीज़ में हम कवर कर चुके हैं जनरल एग्रीकल्चर, सीरियल क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और अभी हम पढ़ रहे हैं सॉयल साइंस के बारे में। वीडियो नंबर 41 और ये वीडियो मिलेगा रोज़ शाम 8 बजे बाई प्रताप सर। और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मुकाम नहीं तब तक आराम नहीं। यानी कि मुकाम से मतलब है जब तक आपकी कहीं गवर्नमेंट जॉब लग न जाए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई द ब्लैक सॉयल ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच पेरेंटल रॉक मटेरियल। किससे डिराइव्ड है, यानी किस मूल चट्टान या खनिज से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो दैट इज़ बेसाल्ट। ठीक है, अब जब बात हो रही है काली मिट्टी की तो काली मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखा जाए कि कैसे इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हम देखते हैं यानी कि NBSS एंड LUP, इसके बारे में इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। दैट इज़ नेशनल ब्यूरो, क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ आप हमें बताएं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज़ इन नागपुर। ठीक है, इसका करता है, इसका काम क्या रहता है, सॉयल का सर्वे करना और क्या क्या है एरिया या कितना परसेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के आधार पर जो हमारे इंडिया में देखा जाए सबसे ज़्यादा मिट्टी किसकी कौन सी है, दैट इज़ एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल कितनी है, लगभग 43%। दूसरे नंबर पे कौन सी है, रेड सॉयल, वो कितनी है, लगभग 18.5%। और तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा एरिया जिसका है वो है आपकी ब्लैक सॉयल, जिसका परसेंट है 15%। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई एरिया वाइज इंपॉर्टेंट ब्लैक मिट्टी का। अब बात करते हैं कि ब्लैक मिट्टी से भाई और इसका क्या इंपॉर्टेंट। जब आप कॉटन की बात करेंगे यानी कि कॉटन कल्टीवेशन की बात करेंगे तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मिट्टी है दैट इज़ ब्लैक सॉयल। ठीक है, अब क्योंकि कॉटन के लिए बेस्ट है इसी वजह से इसको एक नाम और बोलते हैं ब्लैक सॉयल को, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेगर। क्या बोलते हैं, रेगर। अब जो रेगर शब्द है इसका मतलब ही है कॉटन। ठीक है, तो यानी कि जो ब्लैक सॉयल है वो कॉटन के लिए बेस्ट है, एक बात होगी। और दूसरा कई बार इस एग्जाम में पूछता क्वेश्चन कि किस एरिया में पाई जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो स्पेशली सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र, MP, इन स्टेटों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और सिंपल भाषा में कह दें कि यानी कि वो रीजन जहाँ पर डेक्कन प्लेटू है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। जो डेक्कन प्लेटू आप मैप पे सर्च करिएगा उसके आसपास के जो स्टेट हैं या जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉयल जो है वो पाई जाती है। तो ये तो आपसे एक तरीके का क्वेश्चन पूछता है। अब बात कर लें हम लोग प्योर की, भाई ब्लैक सॉयल पे क्या क्या और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा ये हो गया। फिर इसके बाद आपसे पूछता है कि भाई ब्लैक सॉयल जो है उसको और एक किस नाम से जानते हैं। एक इसको बोलते हैं क्या, लेट सॉयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेट सॉयल। लेट सॉयल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्ले का जो कंटेंट है वो लगभग मोर देन 30% पाया जाता है। अब क्ले से क्या होगा, जब क्ले का परसेंट ज़्यादा होगा मिट्टी में तो क्ले की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि पानी का काम है शीतलता प्रदान करना, चंदन का काम है शीतल, आग का काम जलाना, तो वैसे क्ले का काम है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर यानी पानी को होल्ड करके रखना। अब ऐसा ये क्यों कर पाता है, क्योंकि क्ले ही वो मिट्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो पोरोसिटी की जब आप बात करोगे यानी कि जो पोर्स का परसेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। और पोर क्या है, पोर वो छिद्र होते हैं पार्टिकल्स में जो पानी या किसी चीज़ को होल्ड करते हैं। बात समझ में आई। तो दैट्स वाई ब्लैक सॉइल में क्या करता है, सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। अब क्योंकि जब ये पानी को सबसे ज़्यादा रिटेन करेगा यानी पानी को सबसे ज़्यादा समय तक अपने पास रखेगा तो उससे क्या होगा, उससे एक चीज़ होगी कि जब आपने इसमें एक बार पानी लगाया तो ये तो फिर आप जब इसमें सोइंग करेंगे तो उसके पहले आपको जोतना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा एक लंबे टाइम तक। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं लेट सॉइल। ठीक है, लेट सॉइल। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक बात हो गई, जब यहाँ पे लेट सॉइल की बात हो गई है तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है भाई कि अर्ली सॉइल किसको बोलते हैं। तो अर्ली सॉइल बोलते हैं आप किसको, दैट इज कॉल्ड रेड सॉइल। रेड सॉइल जो होती है उसको अर्ली सॉइल बोलते हैं। अब रेड सॉइल को अर्ली सॉइल बोलते हैं क्यों भाई, क्योंकि इसमें वही कंडीशन, इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि आप वर्षा हुई और उधर आपका पानी निकल गया, पूरा ड्रेन आउट हो जाता है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं अर्ली सॉइल। और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है कि जिससे जैसे बारिश हुई और तुरंत पानी क्या हो गया, बह गया, इसी की वजह से यानी कि इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, कई बार एग्जाम में आपसे घुमा के पूछता है कि जो क्रिकेट ग्राउंड्स होते हैं उसमें कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ग्राउंड होंगे वहाँ पर रेड सॉइल का यूज़ किया जाता है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, यानी कि ड्रेन की जो प्रॉपर्टी है वो एबिलिटी इसमें पाई जाती है, किसमें, जो आपका रेड सॉइल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई
क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन टॉलरेट एक्सट्रीम पीएच वैल्यू हायर देन इतना। इन ऑप्शनों में कौन सी फसल है जो 8.2 से अधिक पीएच को सहन कर सकती है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है दूब घास। इसलिए जब भी आप देखते होंगे ऊसर एरिया में, वहाँ पे आपको क्या होती है, दूब घास यानी कि साइनेलॉन डेक्टेलॉन जो है वो वहाँ आपके उगी रहती है। एक बात, अब जब ये ऑप्शन में ना होता फिर यहाँ पर आपको चूज़ करना होता धान को। धान भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि टॉलरेंट इस पीएच पे ग्रो की जा सकती है। इसके बाद आपका हो गया बीट, यानी कि आपका जो चुकंदर हो गया उसको ग्रो करते हैं। अब अगर इसी की बात हो रही है तो इस पे बात हो रही है क्या, एक तो ये बीट हो गया, और इसमें अगर आप बात कर लीजिए, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेता भाई कि जो एल्कली सॉइल है, एल्कली सॉइल के लिए टॉलरेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, यानी कि धान हो गई, आपकी बीट्स हो गया, शुगर, और ये आपका ये हो गया, क्या हो गया भाई, हाँ। तो एक बात यहीं पे आपसे पूछ रहा था, फ्रूट क्रॉप्स में कौन कौन सी फ्रूट्स क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। तो जब फ्रूट क्रॉप्स की बात करेंगे तो आप बेर उगा सकते हैं, ठीक है, औनला यानी कि आंवला उगा सकते हैं, ठीक है, और आप क्या उगा सकते हैं, बेल उगा सकते हैं, बेर हो गया, बेल हो गया, आंवला हो गया, और अमरूद भी हो गया, गुआवा भी आप उगा सकते हैं। तो कई बार ऑप्शन में आपको फ्रूट क्रॉप्स देके पूछ लेता है कि कौन से एल्कली सॉइल होगा, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक चीज़ और, जब बात हो रही है यहाँ पर पीएच की, किसकी बात हो रही है, पीएच की। तो एक बात क्या होता है, यानी कि एल्कली सॉइल क्या होती है, यानी कि वो सॉइल जिनका पीएच क्या होता है, मोर देन 8.5, इस सॉइल को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्कली सॉइल। अब जब एल्कली सॉइल की बात हो रही है तो यहाँ आपसे पूछता है भाई कि एल्कली सॉइल को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको एक बोलते हैं वाइट एल्कली, क्या बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं ब्लैक, क्या बोलते हैं, ब्लैक एल्कली, इसको बोलते हैं ब्लैक एल्कली सॉइल को ही। और एल्कली सॉइल को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडिक सॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडिक सॉइल। और क्या बोलते हैं इसको आप बोलते हैं ऊसर सॉइल, ठीक है, यही वो मिट्टी है। और इसी को क्या बोलते हैं, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एल्कली सॉइल को और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को आपको सोलन, क्या बोलते हैं, सोलन जट, तो दैट इज़ ब्लैक एल्कली। ये ब्लैक एल्कली इसको बोलते हैं। तो वाइट एल्कली किसको बोलते हैं, तो जो वाइट एल्कली है ये भी आप याद कर लें, वाइट एल्कली बोला जाता है जो आपकी सैलाइन सॉइल होती है। सैलाइन सॉइल वो सॉइल जिसका पीएच लेस देन 8.5, सिंपल भाषा में अगर बोले जाए। अब जब बात हो रही है एल्कली सॉइल की, तो अल्कली सॉइल से आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अल्कली सॉइल सबसे ज़्यादा पाई कहाँ जाती है। एक तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, तो ये यूपी में पाई जाती है, एक क्वेश्चन। दूसरा, अल्कली सॉइल से जो और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि भाई ये किस एरिया में बनती है, किस टाइप के क्लाइमेट में बनती है। तो इसके लिए आपका होना चाहिए सेमी एरिड एक क्वेश्चन, या फिर एंड सब ह्यूमिड एरिया है वहाँ पे ये डेवलप होगी एक चीज़। अब जो इंपॉर्टेंट इससे और एक चीज़ क्वेश्चन पूछता है कि आपकी जो एल्कली सॉइल है वो उसका रिक्लेमेशन कैसे करेंगे, क्या रिक्लेमेशन। तो रिक्लेमेशन करने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक तो हो गया आपका जिप्सम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा आप इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं आयरन पैराइट। तो सिंपल ऑप्शन में ये देख, कई बार यहीं पे पूछ लेगा कि भाई जब आप जिप्सम यूज़ करते हैं तो किस रेट से इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप करते हैं लगभग 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर। आपका आयरन पैराइट पूछ लेता है वो आप कितने एरिया में, तो वो आपका लगभग 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है, इतना इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई ब्लैक सॉइल किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो दैट इज़ फॉर, अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ब्लैक के लिए मांगी जाती है, यानी कि जो कॉटन है, कॉटन के लिए बेस्ट मिट्टी है, ठीक है। और जब ब्लैक सॉइल की बात हो रही है तो इसको और क्या बोलते हैं, रेगर बोलते हैं या रेगोर बोलते हैं, ठीक है, या काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को। आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके नाम पे ही नाम पड़ गया। और इससे रिलेटेड, ब्लैक सॉइल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं आपसे, वो ये है भाई कि भाई इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, दैट इज सेल्फ एप्लॉइंग प्रॉपर्टी, या इसको कह लें सेल्फ एप्लॉइंग करके एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेता है, या फिर आपसे एक शब्द और यूज़ करता है, दैट इज सेल्फ टिलेज, कि वो कौन सी मिट्टी है जिसमें सेल्फ टिलेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये वो मिट्टी है ब्लैक मिट्टी, यानी कि ठीक काली मिट्टी, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया पूछा जाता है, और आप क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। आपसे पूछता है कि वो कौन सी मिट्टी है जिसमें ग्राउंडनट की कल्टीवेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो आपकी मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल। अब आपको समझना होगा कि ब्लैक सॉइल में ग्राउंडनट का कल्टीवेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो परसेंट है उसमें क्या है, इसमें परसेंट क्ले का ज़्यादा है। जहाँ पे क्ले का परसेंट ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे जो पोरोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि क्ले का मतलब है कि वो पार्टिकल जो लेस देन 0.02 mm से जिनका साइज़ कम है, और जहाँ साइज़ कम होगा वो क्या होंगे, वो पास में रहेंगे। यानी कि वहाँ पे क्या होगा, जो पेगिंग होगी, यानी कि ग्राउंडनट में होता पेगिंग, ठीक है। तो पेगिंग की प्रोसेस जो है वो इस पर इफेक्ट होता है, यानी कि इससे ब्लैक सॉइल में होना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ग्राउंडनट है उसका इसमें कल्टीवेशन होना मुश्किल होता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जिसमें आपसे पूछ रहा है भाई कि सामान्यतः धरातल पर उत्तल ढाल के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप समझें। तो जब भी स्लोप की बात हो रही है, एक तो हो गया आपका
कॉन्वेक्स और एक होता है आपका कॉनक्लेव। कॉनक्लेव, अब ये दो तरीके के स्लोप होते हैं। अब पहले इनको समझ लेते हैं और फिर हम समझेंगे कि इसका इरोजन पर क्या असर होता है, और एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जब आप बात कर रहे हैं किसकी, कॉनक्लेव की, कॉनक्लेव की जब आप बात करें तो कॉनक्लेव मतलब कि इस तरीके से जो ढाल होती है इसको बोलते हैं कॉनक्लेव। आप बना लें जहाँ पे भी है। तो जब ऐसा रहेगा तो यहाँ से जब वाटर आएगा तो आप खुद देखिए, जब यहाँ से वाटर जाएगा और ये मिट्टी के पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, तो इन मिट्टी के पार्टिकल्स को क्या करेगा, बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है, जहाँ पे भी आपका कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव या कॉनक्लेव कह लें, जो वहाँ पे भी कॉनकेव जो स्लोप होगा वहाँ पे क्या होगा, वो आपका बढ़ा देगा इरोजन को। क्या करेगा, इरोजन को बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो अवतल, अवतल ढलान कह लें या ढाल कह लें, जहाँ पे होगा वो क्या करेगा, वो इरोजन को बढ़ा देगा। सिंपल भाषा में आप इसको समझ लें, ये इस तरीके से रहेगा। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स स्लोप की। ठीक है, कॉन्वेक्स स्लोप वो स्लोप होता है, वो किस तरीके से रहेगा, वो कुछ इस तरीके से रहता है, यानी कि यहाँ से जैसे ये है, ये उभरा हुआ, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। देख पा रहे हैं आप ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे भी सपोज करिए यहाँ बारिश हो रही है या फिर वाटर ऐसे से मूव करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये ऊंचाई टाइप है ना, तो यहाँ जो फ्लो बन रहा था, जो उसमें बन रहा था, उसमें क्या था, ऐसे था, ये वाला ढलान है उसमें, और इसमें क्या, इसमें देखिए, इसमें वैसा ढलान है नहीं, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, उभार है। तो यहाँ उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे, इरोजन तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, रिड्यूस द सॉइल इरोजन। जहाँ पे भी कॉन्वेक्स स्लोप होगा वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा सॉइल इरोजन को। लेकिन जहाँ पे कॉनकेव, जहाँ पे कॉनकेव यानी कि हिंदी में कह लें अवतल, अवतल जहाँ पे ढाल होगी वो क्या कर देगा, मृदा अपरदन को बढ़ा देगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, आप इसको समझ लीजिए, नहीं तो आप बार बार गलत करके आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि क्रस्ट फॉर्मेशन मुख्य रूप से किसका एक रूप है। तो क्रस्ट फॉर्मेशन किसका भाई, दैट इज हार्डनिंग। ठीक है, यानी कि जो पपड़ीदार होता है, यानी हार्डनिंग है, ये किसका, मृदा का एक तरीका है। और ये कब होता है, अब हम लोग मिट्टी में देखते भी हैं, जैसे जब बारिश होती है और उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, धूप निकलने लगती है, तो मिट्टी में क्या होता है, उसे दरारें पड़ जाती हैं। अब या फिर ऊपर की जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। जब हार्ड हो जाएगी, इसका असर क्या, बैड असर ये होता है कि जो आपका जर्मिनेशन है उस पर इसका असर होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है भाई एक कंटूर बंडिंग एंड टेरेसिंग आर द क्लासिफाइड अंडर विच कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, तो दैट इज मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग मेजरमेंट। तो एक सिंपल यहाँ से एक क्वेश्चन एक ही, तुम्हें ये तो क्लियर हो गया कि भाई जो कंटूर बंडिंग है और टेरेसिंग वो किससे रिलेटेड है, दैट इज मैकेनिकल से। और एक बात और समझ लिए, यहीं से एक बार क्लियर ऑप्शन सही है कि जो मैकेनिकल कल्टीवेशन है उसी को इंजीनियरिंग मेजर्स भी बोलते हैं। एक बात और ये होता क्या है, यानी कि वो मेजर्स जहाँ अप्लाई होते हैं जहाँ पर मोर देन 2% स्लोप होगी, ये वहाँ पे अप्लाई होगी। और जहाँ पर लेस देन 2% स्लोप होगी वहाँ पे हम कौन से मेजर, जो भी मेजर्स यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एग्रोनॉमिक मेजर्स। अब एग्रोनॉमिक मेजर्स की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है यानी कि मल्चिंग हो गया, आपका कंटूर कल्टीवेशन हो गया और आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया। अब जब आप कंटूर कल्टीवेशन की बात करोगे, क्या एक है कंटूर बंडिंग एंड कंटूर कल्टीवेशन। तो कंटूर कल्टीवेशन का सीधा सीधा मतलब क्या है, यानी कि कल्टीवेशन अक्रॉस द स्लोप। ठीक है, अक्रॉस द स्लोप, आप इसको ऐसे ही रट लें, तो दैट इज कंटूर कल्टीवेशन। ठीक है, अब दूसरा वर्ड दिया गया है दैट इज कंटूर बंडिंग। तो कंटूर बंडिंग क्या है भाई, कंटूर बंडिंग सिंपल सा है कि अक्रॉस द स्लोप जो है उसके आप क्या कर रहे हैं, बंड बना देंगे। बंड मतलब कि मेड़ बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्लासीफाई दिया गया भाई, कंटूर बंडिंग आपसे पूछता है कि कितने स्लोप तक करेंगे। तो सबसे पहले आता किसके अंतर्गत है, ये आता है आपका मैकेनिकल के या फिर इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स के अंतर आता है। तो इसमें एक आपका हो गया कंटूर बंडिंग। अभी कब तक करते, सिंपल आपसे पूछेगा कंटूर बंडिंग है वो कितने स्लोप तक एप्लीकेबल है या कितने स्लोप तक हम करते हैं। तो ये आपका रहता है अप टू 6% तक अगर स्लोप है तो आप कंटूर बंडिंग कर देंगे। दूसरा आपसे यहाँ पे बहुत बढ़िया पूछता है दैट इज बेंच टेरेसिंग, जिसको बोलते हैं क्या, बेंच टेरेसिंग, बहुत बार पूछता है। तो बेंच टेरेसिंग का आपसे पूछता है कितने प्रतिशत स्लोप होगा, वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका होता है 16 से 33%, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ एक और रहता है जिंग। आप इनको याद कर लें, सभी इंपॉर्टेंट है ये। जिंग से क्या है, जिंग का होता है 3 से 10, आपसे सीधे ये रेंज पूछ लेता है, ये परसेंट पूछेगा। जिंग यानी कि जिंग टेरेसिंग, आपने बेंच टेरेसिंग पढ़ा, जिंग टेरेसिंग पढ़ा, ये 16 से 33 है और जिंग टेरेसिंग 3 से 10 है। और आपका जो कंटूर बंडिंग है ये आपका है अप टू 6% तक। और एक चीज़ और यहाँ से आपसे बहुत बढ़िया पूछता है दैट इज, आप जैसे वहाँ पे आपको स्लोप का परसेंट नहीं पूछेगा, वहाँ आपसे पूछता है कि जो वर्टिकल मल्चिंग है, क्या वर्टिकल मल्चिंग है
ये किस में की जाती है, किस क्रॉप में की जाती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके जो कॉफ़ी के गार्डन्स होते हैं वहाँ पे की जाती है। और होता क्या एक्चुअली में वर्टिकल मल्चिंग, वर्टिकल मल्चिंग आपको जो फील्ड होती है अक्रॉस द स्लोप आप बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं। इसमें जब पानी ऐसे ऐसे आता है तो क्या करता है, इसमें भर जाएगा, तो जिससे जो वाटर का फ्लो होगा वो रुकेगा और इरोजन भी कंट्रोल होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टि से फसल उत्पादन हेतु उपयुक्त भूमि क्या कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कृषि की दृष्टि से या आर्थिक व्यावहारिक दोनों की दृष्टि से देखा जाए, तो ऑप्शन देखा जाए तो दैट इज फर्टाइल। फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड वो जो फर्टाइल से मतलब है कि वो मिट्टी या वो लैंड जो क्या करे, प्लांट को न्यूट्रिएंट इजीली अवेलेबल करा दे। ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस इज द राइट ऑप्शन, दैट इज एरेबल लैंड, या फिर स्लैश करके दे रखा कृषि और कृषि योग्य भूमि। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये वीडियो मिलेगा रोज़ शाम 8 बजे। बाय प्रताप सर, बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।